हेलो बच्चों, सीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा थर्मोकेमिस्ट्री। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बाद में शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। आज मेरे पास दो हेडिंग है। थर्मोकेमिस्ट्री मतलब ऊष्मा रसायन। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब होता है ऊष्मा रसायन। अब यह है ऊष्मा रसायन क्या होती है। पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो चूंकि हमारा हेडिंग है ऊष्मा रसायन, तो यहाँ बात हो रही कि ऊर्जा परिवर्तन की अध्ययन की जाती है। हमको कहना चाहिए कि ऊष्मा परिवर्तन की, लेकिन हम जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा ही होती है। तो इसलिए इसका डेफिनेशन यही है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऊष्मा रसायन। राइट, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए, चूंकि किसकी अध्ययन किया जाता है ऊष्मा परिवर्तन का, तो उसी बेस पर ऊष्मा एक एनर्जी है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग बनती है एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन। यहाँ क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब हमारा दूसरा हेडिंग है इसी के बेस पर एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन। अब आइए इसको जानते हैं ये क्या होता है और कैसे होता है। क्योंकि स्थिर ताप और दाब पर प्रत्येक पदार्थ के में एक ऊर्जा निहित होती है, चाहे रिएक्टेंट का हो और चाहे प्रोडक्ट का हो। तो उसमें उसकी एक ऊर्जा निहित होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, तो आप लोगों में क्या है, एक बल है, ये तो पहले से है। लेकिन यहाँ एनर्जी चेंज जो ऊर्जा होती है, चाहे एटम हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो या कोई पदार्थ हो, सभी पदार्थ में उसकी एक अपनी ऊर्जा निहित होती है, निश्चित होती है। तो अब हम जानेंगे कि वो ऊर्जा जो निश्चित होती है वो चेंज कैसे होती है, और जब चेंज होती है तो वो जो चेंज होने के बाद से जो ऊर्जा आती है उसको हम क्या कहते हैं। तो आप लोगों ने उस सर्जित ऊर्जा और अवशोषित ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। उस सर्जित ऊर्जा और अवशोषित ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। तो एक हम रिएक्शन लिखेंगे, उस रिएक्शन में कैसे पता चलेगा कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके लिए अब आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन ये होता है कि प्रत्येक पदार्थ स्थिर ताप व दाब पर प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा निहित होती है।
ठीक। और जब अभिकारकों की ऊर्जा, जब रिएक्शन होती है, यदि अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से कम है, जैसे मान लीजिए ये आपका ए है प्लस बी है, तो ये बना दिया सी प्लस डी। ए की भी एक ऊर्जा है, बी की भी ऊर्जा है, और जो पदार्थ बनेगा, कंपाउंड मॉलिक्यूल जो भी बनेगा, उसकी भी अपनी एक ऊर्जा होती है, उसकी भी ऊर्जा होगी। अच्छा, जब हमें यदि अभिकारकों की ऊर्जा यानी ए और बी की ऊर्जा सी और डी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो गया। यदि रिएक्टेंट की ऊर्जा का योग प्रोडक्ट के ऊर्जा के योग से अधिक है, इसकी ऊर्जा का योग प्रोडक्ट के ऊर्जा के योग से अधिक है, तो क्या करेगा? ऊर्जा को निकालेगा, उत्सर्जित होगा। क्या होगा? तो ऊर्जा उत्सर्जित होगा। तो ये पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस होता है कि माइनस होता है, आइए इसको हम क्लियर करते हैं। इसमें दो बात और होती है। जब एक क्रिया स्थिर दाब पर होती है, एट कंस्टेंट प्रेशर, जब कंस्टेंट प्रेशर पर होती है, तो वो जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम एंथैल्पी ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऊर्जा। उस ऊर्जा को एंथैल्पी ऊर्जा कहते हैं। ठीक। और जब कंस्टेंट ए रिएक्शन कंस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। उसको क्या बोलेंगे हम? आंतरिक ऊर्जा। इसको नोट करिए, फिर इसको अभी डिफाइन करते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा, ए की ऊर्जा, बी की ऊर्जा, सी की ऊर्जा, डी की ऊर्जा, सभी में एक ऊर्जा है। तो जब ये इसमें और इसकी ऊर्जा जब परिवर्तित होती है, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा। तो जब ये परिवर्तित होती है, तो हम इसको दो एनर्जी बोलते हैं। पहला है हमारा केमिकल एनर्जी, और दूसरा होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, क्योंकि या तो केमिकल एनर्जी होगा बनेगा या इंटरनल एनर्जी होगा। लेकिन केमिकल एनर्जी किस बेस पर बनेगा और किस बेस पर इंटरनल एनर्जी बनेगा? जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो और हम कांस्टेंट प्रेशर पर ये रिएक्शन कराएंगे, तो जो ऊर्जा बनेगी, प्लस में बनेगी या माइनस में बनेगी, उस ऊर्जा को एंथैल्पी ऊर्जा कहते हैं। उसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं? एंथैल्पी ऊर्जा। एंथैल्पी ऊर्जा को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट देखेंगे केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी में यानी रासायनिक ऊर्जा में आती है। तो रासायनिक ऊर्जा में क्या है? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि इसकी प्रेशर कांस्टेंट रहेगी और
उस ऊर्जा को हम एंथैल्पी ऊर्जा कहेंगे। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारी है कि अब एंथैल्पी एनर्जी क्या होती है। एंथैल्पी एनर्जी स्थिर ताप व दाब पर आंतरिक ऊर्जा, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी और दाब व आयतन के योग को, सम को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। ये हो गया हमारा एंथैल्पी। ठीक। और ऊर्जा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। ये तो हो गया हमारा एंथैल्पी। जो एंथैल्पी शब्द आई है उसको परिभाषित करने पर क्या होता है? स्थिर ताप व दाब पर किसी पदार्थ, किसी गैस की, क्योंकि ये जो रिएक्शन बनती है इसमें क्या हो, एक गैसीय अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर AG कर दीजिए, BG कर दीजिए, CG कर दीजिए और DG कर दीजिए, DG कर दीजिए। ठीक। तो ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी एनर्जी। एंथैल्पी क्यों बात आई है? क्योंकि इसमें जो है फर्स्ट टाइम मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो इसको हम कहेंगे एंथैल्पी एनर्जी। ये होता है। लेकिन हमारी ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q, वैसे QP का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, इक्वल टू होता है HP माइनस HR। अब देखिए HP माइनस HR, तो A इक्वल टू किसके हो जाता है? HP माइनस HR डेल H। तो डेल H क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। मतलब चेंज इन एंथैल्पी, हमारा क्या है? एनर्जी चेंज। तो अब हम देखेंगे HP क्या है? एंथैल्पी एनर्जी यानी ऊष्मा किसकी? प्रोडक्ट की। जैसे P से रिप्रेजेंट किया है। और HR क्या है? ये भी एक ऊष्मा है। इसको हम R से रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो जब, अब देखिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ये तो आपका क्लियर हो गया एंथैल्पी क्या होती है और एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है और Q क्या होती है। Q की तो लास्ट में Q क्या बनता है? ये हमारा QP इक्वल टू हो गया डेल H। डेल H क्या है? HP यानी प्रोडक्ट की ऊर्जा और एक रिएक्टेंट की ऊर्जा। आइए आगे चलते हैं। तो अब HP, अब यहाँ मैं लिखूंगा HP और HR। तो ये हो गया हमारा डेल H इक्वल टू HP माइनस HR। R रिएक्टेंट का है। अब देखिए यदि रिएक्टेंट की ऊर्जा या ऊष्मा प्रोडक्ट की ऊष्मा से कम है, कंडीशन फर्स्ट, HR लेस देन HP,
लेस देन HP। जब इसकी वैल्यू कम है R की, तो हम P में से R माइनस करेंगे, जबकि R की वैल्यू P से कम है, तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब ये हुआ जब लेफ्ट साइड की उष्मा या राइट साइड से कम है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा? उष्मा लेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन बनेगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी अवशोषित करेगा। उष्मा को क्या करेगा? ये अवशोषित करेगा। ये उष्मा को अवशोषित कर एब्जॉर्प्शन होगी, इसमें अवशोषण होगा। ठीक है, हम इसको उष्मा देंगे तभी हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ये उष्मा नहीं देंगे तो प्रोडक्ट मेरा नहीं बनेगा। तो इसकी रिजल्ट जो आएगी उसको हम बोलते हैं, पर इसकी आंसर जो आएगा एंथैल्पी का, वो पॉजिटिव में आएगा। तो कभी कभी हम पॉजिटिव और माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये नहीं क्लियर कर पाते हैं कि हाँ ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो सिंपल सी बात है, जो उष्मा लेगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो उष्मा देगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन चूंकि इसकी रिएक्टेंट की, इस रिएक्टेंट की उष्मा इस प्रोडक्ट की उष्मा से कम है, तो आपने थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि उष्मा का ट्रांसफर होता है, वो कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि उसकी दोनों तरफ की ऊर्जाएं सेम ना हो जाए। इसी तरह से लेवल की होती है, लिक्विड में होता है, लिक्विड का भी लेवल सेम होती है, और उसी तरह से उष्मा का भी है। कोई गर्म वस्तु है, एक सिरा अगर आपने गर्म किया और दूसरा सिरा ठंडा है, तो देखते हैं धीमे धीमे दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। एक समय ऐसी आती है कि पूरा रॉड जो है सेम टेम्परेचर का हो जाता है। ठीक, तो सेम टेम्परेचर करने के लिए रिएक्टेंट की जब ऊर्जा उष्मा कम होती है और प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को या इसमें क्या हो रहा है? उष्मा का अवशोषित हो रहा है, मतलब इसको हम उष्मा देंगे, इस सिस्टम में हम उष्मा देंगे। ठीक, और दूसरा होता है, दूसरी कंडीशन क्या होती? दूसरी कंडीशन हो गया HR ग्रेटर देन HP, HR ग्रेटर देन HP। अब इसकी उष्मा इसके उष्मा से ज्यादा है, तो क्या करेगा? इसकी उष्मा से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू किस में आएगी? इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। चूंकि आप जानते हैं, इसे मान लीजिए -A = B है। जब हम इसको उस साइड पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 0 = A + B हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये हुआ कि इसकी उष्मा प्रोडक्ट की, यहाँ क्या था? रिएक्टेंट, इसकी उष्मा कम थी तो पॉजिटिव आया, और यहाँ पे इसकी उष्मा ज्यादा है रिएक्टेंट की, तो यहाँ पर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो इसकी इस कंडीशन पे हमारा जो उष्मा, मतलब निगेटिव मतलब वो उष्मा को उत्सर्जित करेगा, तो इसकी वैल्यू हमारी निगेटिव में आएगी। इसे हम बोलते हैं उत्सर्जन क्रिया। इसमें क्या होगी? इसमें उत्सर्जित होगी। तो आज हमारा ये क्लियर हो गया कि जब कभी कभी हम रिएक्शन में देखते हैं, राइट साइड में प्लस दिया रहता है, कुछ जूल रहती है, और या तो माइनस भी दिया रहता है, तो इसकी भी एक होती है। तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह से क्रिया को बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी में क्या है? एक कंडीशन
प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही है, साथ में प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर आशा है ये कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई होगी। तो ये हमारा क्या दर्शाता है, किसमें होती है, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में होती है। तो अब आइए अब हम चलेंगे केमिकल एनर्जी के लिए या एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। अब हम चलते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, इसको ये क्लियर हो गया आपका। दूसरा है हमारा इंटरनल एनर्जी, दूसरा है इंटरनल एनर्जी, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट किसको करेंगे, वॉल्यूम को, यानी आयतन को। इसको इंटरनल एनर्जी को हम ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ईवी से। तो आइए देखते हैं, तो हमारा जनरल इक्वेशन बनता है ईवी इक्वल टू ईपी माइनस ई आर। सेम प्रक्रिया जो एंथैल्पी में किए हैं वही सेम प्रक्रिया हमारा इंटरनल एनर्जी में होगी। ठीक, क्योंकि जब इसको डिफाइन किए थे तो ऊष्मा जो की या ऊर्जा परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा, यानी केमिकल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। तो अब तो केमिकल एनर्जी के लिए प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी आएगा, जब तो उसमें केमिकल एनर्जी आएगी। जब केमिकल एनर्जी आएगी तो उस एनर्जी को हम देंगे, डिफाइन करेंगे एंथैल्पी में। ठीक, और दूसरा हमारा आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी, सेम फार्मूला हमारा है। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी इक्वल टू ईपी यानी प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस ई आर की इंटरनल एनर्जी। ठीक, यदि इसकी आंतरिक ऊर्जा रिएक्टेंट की यानी अभिकारकों की, लेफ्ट साइड वालों की आंतरिक ऊर्जा यदि कम है तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। इसकी ऊर्जा को सेम करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऊष्मा देंगे। इसकी वैल्यू किस में आएगी, इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आएगी। तो एक कौन सी सेम प्रक्रिया जो पिछले हेडिंग में दिया गया है, सेम प्रक्रिया होगी इसमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी इसमें एब्जॉर्प्शन होती है। हीट की क्या होगी, ऊष्मा की एब्जॉर्प्शन हीट, इसमें ऊष्मा की अवशोषण होगा। क्यों होगा, इस पे मत जाइए, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये जो रिएक्टेंट हैं लेफ्ट साइड के, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड को ही बोलते हैं, ये जो रिएक्टेंट हैं इनकी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी इस प्रोडक्ट के आंतरिक ऊर्जा से कम है। तो उसी को पूरा करने के लिए ये अपना हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, थोड़ा हमें उसको गर्म करेंगे, तभी वो रिएक्शन होगा। यदि नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, ये हो गया हमारा। और यदि तो
यदि ये हो गया आपका ई आर लेस देन ई पी, मतलब रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट के इंटरनल एनर्जी से कम है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एब्जॉर्प्शन रिएक्शन। इसको आप यहाँ ध्यान दीजिए, यदि इसकी वैल्यू से कम है, जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। हम एक कंफ्यूज हो जाते हैं, जब पॉजिटिव वैल्यू आता है उसको कहते हैं कि उष्मा दे दिया, ये मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। लेकिन अब जब हम यहाँ से समझेंगे तो यहाँ हमारा ये डाउट खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बैलेंस है, एक तरफ आप वेट रखते हैं, दूसरे तरफ प्रोडक्ट रखते हैं, तो उस प्रोडक्ट के इक्वल जब तक हम वेट नहीं होती है तब तक हम वेट को रखते जाते हैं। ठीक वही क्रिया यही है। इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, जब तक प्रोडक्ट के इंटरनल एनर्जी की इक्वल नहीं होगा तब तक हम ऊष्मा देते रहेंगे। तो जब दे रहे हैं, देने वाले को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव दिए हैं। यहाँ तो देने वाला हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई एटम है, जब अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को देता है तो धनायन में होता है, देने वाला धनायन में हो गया और लेने वाला ऋणायन में हो गया। तो वही प्रक्रिया यहाँ है, ये हो गया धनायन में, पॉजिटिव में हो गया। और जब आंतरिक ऊर्जा किसकी? रिएक्टेंट की ग्रेटर देन है प्रोडक्ट की, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी तो वैल्यू आपकी ये हो गया और दूसरा क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा, दूसरी वैल्यू माइनस में आएगी। तो क्या हुआ? इसकी ऊर्जा ज्यादा थी इस प्रोडक्ट के, जब रिएक्शन हो गया तो फालतू ऊर्जा थी वो निकल गया, यानी उत्सर्जित हो गया। जो इसकी ऊर्जा थी वो ऊर्जा उत्सर्जित हो गई, यानी बाहर निकल गई। तो उसकी साइन क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। क्यों होती है? अब देखिए, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी ऊर्जा कम है। जब माइनस में से किसी प्लस को सम करेंगे तो हमारी जो आंसर आएगी वो माइनस में आएगी। ये माइनस में आ गई। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये दो हेडिंग को समझे हैं। आप लोगों को समझ में आई होगी कि एनर्जी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जो एनर्जी है वो एनर्जी चेंज होगी। जैसे आप लोग कोई काम करते हैं, शुरू में तेजी काम होती है, लास्ट में काम धीमी हो जाती है, क्योंकि हमारी एनर्जी चेंज हो गई, जब कम हुई। और फिर जब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, फिर नींद हो जाती है। तो ये प्रक्रिया यहाँ की है। तो इसका मतलब एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन को इसमें दो कंडीशन होते हैं, स्थिर दाब और स्थिर आयतन। स्थिर दाब है तो उस एनर्जी को एंथैल्पी एनर्जी, और यदि स्थिर आयतन है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं आंतरिक एनर्जी। क्योंकि इसके डिफिनेशन में दो की आई है कि जो किसी भी रासायनिक स्थिर ताप और दाब पर रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन होती है, तो उस परिवर्तन को हम केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, और इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन में पूछता है कि इंटरनल एनर्जी के लिए क्या कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और एंथैल्पी के लिए क्या कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आज क्लियर हो गया। इससे हमारा आज हम प्लस कब आती है और माइनस कब आती है, प्लस वाले को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक, इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको
एंडोथर्मिक, और जिसमें ऊर्जा का निष्कासन होता है उसको हम एक्सोथर्मिक। तो ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया आज। तो हमको कहाँ फोकस करना है कि किसकी एनर्जी रिएक्टेंट की में और प्रोडक्ट में किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू आपका प्लस में आएगा। तो उस जब प्लस में आएगा तो क्या हम उसको क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। और जिसकी वैल्यू माइनस में आएगी, ये हुआ कि वो सिस्टम होने का वो रिएक्शन हमको ऊष्मा दे रहा है। ये क्लियर हो गया। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना कमेंट लिखिए। थैंक यू एवरीवन।